हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया। लास्ट में बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे वो सारी डाइजेस्टिव डिसऑर्डर जो तुम्हारी एनसीईआरटी में मेंशन किए गए हैं। कौन कौन से बच्चों? जॉइंटिस, वोमिटिंग, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन या डिस्पेप्सिया। लेकिन कल बच्चों हमने कहा था कि सबसे कॉमन प्रॉब्लम होती है इन्फ्लामेशन ऑफ इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। इनके बारे में बच्चों वन बाय वन जो तुम्हारी एनसीईआरटी में मेंशन किया गया है। जॉइंटिस बच्चों मैंने कल आपको बताया था कि जॉइंटिस में लीवर सबसे ज्यादा अफेक्टेड ऑर्गन होता है। इसमें स्किन और आंखों का रंग पीला दिखाई पड़ता है क्योंकि बाइल पिगमेंट्स का लेवल ब्लड में बढ़ जाता है। तो ये बात हम लोगों ने कल पढ़ लिया था। अब उसके आगे वोमिटिंग क्या होती है बच्चों? ये सारी बातें जो तुम्हारी एनसीईआरटी में उसके हिसाब से बच्चों समझने की कोशिश करो। उस दिन मैंने बताया था वोमिटिंग में होता क्या है कि जो हमारे स्टमक का कंटेंट है वो माउथ से बाहर आ जाता है। ये एक रिफ्लेक्स एक्शन है जिसको कंट्रोल करता है वोमिटिंग सेंटर या वोमिट सेंटर, जो कि मेडुला ऑब्लोंगाटा पार्ट ऑफ ब्रेन में पाया जाता है, जो कि हाइंड ब्रेन का पार्ट होता है। लेकिन वोमिटिंग होने से पहले वहां पर बच्चों फीलिंग होती है नोजिया की। नोजिया का मतलब जी मचलाता है तब। इसलिए कई बार तुम लोगों ने देखा होगा कहीं रास्ते से आप जा रहे होते हो तो एक बैड सी स्मेल आती है, उस बैड की स्मेल की वजह से आप में नोजिया होता है और कई बार वोमिटिंग हो जाती है। तो तुम्हारी एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ बच्चों वोमिटिंग के बारे में? इन दिस इजेक्शन ऑफ स्टमक कंटेंट थ्रू माउथ, it is a reflex action controlled by vomiting center of medulla oblongata and there is feeling of nausea precedes vomiting। और आपने इसके पहले पढ़ा था बच्चों वोमिटिंग रिवर्स पेरिस्टाल्सिस की वजह से होती है। तो हमारे खास से वोमिटिंग समझ में आ गई होगी बच्चों। इसके बाद डायरिया को लूज मोशन भी कहा जाता है बच्चों। इसमें क्या होता है कि अनडाइजेस्टेड फूड स्टूल जो है वो लिक्विड के फॉर्म में बहुत ज्यादा पास आउट होता है। उसके पीछे कारण यह है कि हमारा जो बाउल मूवमेंट होता है, वॉवेल का मतलब होता है बच्चों लार्ज इंटेस्टाइन, स्पेशली कोलन एंड रेक्टम, लेकिन दोनों में से जो है रेक्टम पार्ट, क्योंकि स्टूल रेक्टम में काफी देर तक स्टोर रहता है। तो इसमें क्या होता है एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ बाउल मूवमेंट। बाउल मूवमेंट में एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी जल्दी होने लगता है, इसीलिए स्टूल पास होना शुरू हो जाता है। और जब स्टूल पास होता है अभी ठीक से एब्जॉर्ब नहीं हो पाया तो लिक्विड बहुत ज्यादा स्टूल से पास आउट होता है, और चूंकि अभी डाइजेस्ट भी नहीं हो पा रहा फूड तो ठीक से एब्जॉर्ब भी नहीं हो पाएगा। तो ये सारी घटनाएं मिलाकर कहलाती हैं बच्चों डायरिया। तो तुम्हारी एनसीईआरटी में लिखा गया डायरिया के बारे में इट इज या देयर इज एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ बाउल मूवमेंट एंड देयर इज इंक्रीज्ड लिक्विडिटी इन फीकल डिस्चार्ज। फीकल डिस्चार्ज में लिक्विड ज्यादा एंड इट रिड्यूसेस एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। इसीलिए बच्चों चूंकि यहां पर लिक्विड बहुत ज्यादा पास आउट होता है इसलिए डिहाइड्रेशन होने के चांसेस होते हैं। और डिहाइड्रेशन क्या होता है बच्चों? अगर किसी पर्सन में पूरी बॉडी का 10% या उससे ज्यादा लॉस ऑफ वाटर हो जाता है, इसी को डिहाइड्रेशन कहते हैं। इसीलिए बच्चों अगर किसी को बार बार लूज मोशन होता है तो पानी की कमी, मिनरल्स कमी, तो उसे हमें कई बार ड्रिप चढ़ानी पड़ती है। तो एक बार फिर से बताओ बच्चों डायरिया क्या होता है? देयर इज एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ बाउल मूवमेंट एंड इंक्रीज्ड लिक्विडिटी इन फीकल डिस्चार्ज, इट रिड्यूसेस एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। इसके बाद बच्चों कॉन्स्टिपेशन में का सिंपल सा मतलब होता है कि स्टूल 2 दिन से ज्यादा पास आउट नहीं हो रहा है। उसके पीछे कारण रेक्टम में स्टूल स्टोर्ड है और जो बाउल मूवमेंट होता है उसमें इररेगुलर बाउल मूवमेंट होता है। यहां पर डायरिया में क्या था बच्चों? एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ बाउल मूवमेंट, और यहां पर क्या है? इररेगुलर बाउल मूवमेंट। तो तुम्हारी एनसीईआरटी में लिखा है कि इन कॉन्स्टिपेशन फूड इज रिटेन विद इन रेक्टम ड्यू टू इररेगुलर बाउल मूवमेंट। बाउल मूवमेंट का मतलब लार्ज इंटेस्टाइन, स्पेशली कोलन एंड रेक्टम के बारे में। इसके बाद इनडाइजेशन का मतलब होता है बच्चों खाना ठीक से डाइजेस्ट ना हो, और आपने भोजन किया और वो ठीक से डाइजेस्ट नहीं हुआ तो ऐसा आपको लगेगा पेट भरा हुआ है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सबसे बड़ा कारण होता है बच्चों इनएडिक्वेट एंजाइम सिक्रीशन। एंजाइम ठीक से सिक्रीट नहीं हो रहे, इनएडिक्वेट एंजाइम सिक्रीशन। अगर एंजाइम ही ठीक से सिक्रीट नहीं हो रहे बच्चों तो फूड डाइजेस्ट नहीं होगा। इसके अलावा फूड पॉइजनिंग हो सकती है, ओवर ईटिंग हो सकती है, स्पाइसी फूड हो सकता है, और बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो इनडाइजेशन को डिस्पेप्सिया भी कहा जाता है बच्चों। तो तुम्हारी एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई बच्चों इंडाइजेशन के बारे में कि देयर इज नो प्रॉपर डाइजेशन ऑफ फूड सो देयर इज अ फीलिंग ऑफ फुलनेस, इट इज ड्यू टू इनएडिक्वेट एंजाइम सिक्रीशन, फूड पॉइजनिंग, स्पाइसी फूड, ओवर ईटिंग एटसेट्रा। लेकिन अगर इन चारों में से कि इनएडिक्वेट एंजाइम सिक्रीशन, फूड पॉइजनिंग, स्पाइसी फूड, ओवर ईटिंग में से एक चूज करना पड़ जाए बच्चों तो बेस्ट करेक्ट आंसर होगा इनएडिक्वेट एंजाइम सिक्रीशन। दैट इज द मोर करेक्ट आंसर। तो हमारे ख्याल से आपको एनसीईआरटी के हिसाब से बच्चों जो सारी बातें लिखी हुई डाइजेस्टिव डिसऑर्डर वो समझ में आ गया होगा।
इसके बाद बच्चों मैंने कहा था और तुम्हारी एनसीईआरटी में मेंशन किया गया है कि हमारे इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है बच्चों इन्फ्लामेशन ऑफ इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ये सबसे मोस्ट कॉमन एलिमेंट का डिसऑर्डर है और ये किससे होता है बच्चों? मेनली बाय बैक्टीरिया और वायरस, लेकिन दोनों में से चूज करना पड़ जाए तो बैक्टीरिया। इसके अलावा बच्चों ये बहुत सारे हेलमिंथिक पैरासिटिक इंफेक्शन से भी होता है और ये हेलमिंथिक पैरासिटिक हैं टेप वर्म, राउंड वर्म, हुक वर्म, थ्रेड वर्म, पिन वर्म। इन हेलमिंथिक पैरासाइट्स के बारे में बच्चों आगे जब हम लोग पढ़ेंगे एनिमल किंगडम, वहां पर जब मैं क्लासिफिकेशन पढ़ाऊंगा तो प्लैटीहेल्मिन्थ का क्लासिफिकेशन, एस्केल्मिन्थ का क्लासिफिकेशन, तो वहां पर टेप वर्म, राउंड वर्म, हुक वर्म, इन सब के बारे में बातें आएंगी। तो हमारे ख्याल से एनसीईआरटी के हिसाब से बच्चों जो डाइजेस्टिव डिसऑर्डर दिया गया है वो आपको समझ में आ गया होगा। आज बच्चों हमें इसके आगे एक नया टॉपिक